गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th एक्सरसाइज भाग 1 में से एक नया अध्याय लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और इसकी लेखिका का नाम है चपला देवी। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने बहुत सारे विद्रोहियों को क्या है एक तरह से या तो मार दिया, काट दिया या उसको पकड़कर क्या है जेलों में बंद कर दिया। लेकिन नाना साहब है वो डर के मारे अंग्रेजों से बचने के लिए, ताकि अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें और चुपचाप रात्रि के समय अपने महल को छोड़कर चले गए। लेकिन जल्दबाजी में क्या हुआ, अपने पारिवारिक सदस्यों यानी अपनी बेटी को उसी महल में छोड़कर चले गए, क्योंकि अंग्रेज उनके पीछे पड़े थे। अगर वह अपनी बेटी को महल में लेने के लिए चले जाते तो उनके द्वारा पकड़े जाते और मारे जाते, क्योंकि सबसे बड़े विद्रोही नेता के रूप में चर्चित थे। अंग्रेजी सरकार ने स्पष्ट रूप से ऑर्डर दे रखे थे, आदेश दे रखे थे कि जहां कहीं भी नाना साहब दिखाई दें उनको तुरंत पकड़ो और मार दो। तो यदि नाना साहब मारे जाते तो क्रांतिकारी गतिविधियां रुक जाती। हालांकि डरते नहीं थे, वो बहुत निडर थे, लेकिन फिर भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने चुपचाप वहां से चले जाना ही सुरक्षित समझा। तो पाठ हमारा चपला देवी ने ऐतिहासिक घटना को उठाया है, सच्ची ऐतिहासिक घटना, और इसको रिपोर्टाज शैली में लिखा है। रिपोर्टाज मतलब होता है रिपोर्ट, नोटिंग जिसको बोलते हैं, रिपोर्ट की स्थिति में, और बिल्कुल एज इट इज, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। भाषा जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही आपके पाठ्य पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। तो चलिए फटाफट हम अपने रिपोर्टाज को यानी इस अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पाठ में से जो मुख्य अंक हैं वो निकाले गए हैं, ताकि आपको लेसन क्या है, वो पाठ क्या है, अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कहानी जहाँ से, रिपोर्टाज जहाँ से शुरू होता है, बीच में जो जो पॉइंट आते हैं उसका एंड कहाँ आता है, वो सारी घटनाएं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहला है 1857 के विद्रोही नेता। 1857 की क्रांति के समय का वर्णन किया गया है और बताया गया कि 1857 के सबसे बड़े विद्रोही नेता थे नाना साहब। नाना साहब एक बहुत बड़े, बहुत ही विशाल प्रासाद महल, राजमहल में रहते थे। अंग्रेजी सेना और अधिकारियों ने पकड़ने के लिए उनको आदेश दे दिए थे कि जहां कहीं भी नाना साहब दिखे उनको पकड़ो। तो अंग्रेजी सेना से पीछा छुड़ाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उन चुपचाप वहां से दबे पांव उन्होंने भागना मुनासिब समझा। लेकिन जल्दबाजी में क्या किया, अपनी प्यारी सी पुत्री देवी मैना को वो उसी महल में छोड़कर चले गए। देवी मैना भी उसी महल में रहती थी और प्रतीक्षा करती थी कि मेरे पिताजी आएंगे और क्या हो जाएगा कि जल्दी ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। एक नन्ही सच्ची स्वतंत्रता सेनानी सिपाही के रूप में क्या है उसको चित्रित किया है। किसको? देवी मैना को। नेक्स्ट है हमारा कानपुर में भीषण हत्याकांड। अंग्रेजी अधिकारी और उनके जो सैनिक हैं वो कानपुर में भीषण हत्याकांड मचाते हुए, जहां पर नाना साहब का राजमहल स्थित था बिठूर में, वहां पर आ गए और आकर उन्होंने क्या किया, महल को चारों तरफ से घेर लिया। विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर राजमहल था। उस महल के चारों तरफ क्या है वो वहां पर फैल गए और जमकर उस महल को लूट लिया। जो भी जिसके हाथ में लगा, सोना चांदी, हीरे मोती, जवाहरात, कपड़े, तलवारें, जो भी उनके हाथ में लगा तो सब कुछ क्या है उन्होंने लूट लिया। हालांकि देवी मैना उस समय उसी महल में थी, लेकिन किसी को भी देवी मैना नजर नहीं आई। तो इस तरह से लूटपाट के बाद वो उस महल के बाहर निकल गए और चारों तरफ से उस महल को पहले ही घेरे हुए थे, लेकिन अपने अधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे कि हमारे अधिकारी, हमारे जो उच्च सेनापति हैं, अधिकारी हैं, गवर्नर हैं, जनरल हैं, वो हमें क्या आदेश देंगे, उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। नेक्स्ट है हमारा सुंदर बालिका।
जब अंग्रेजी सेनापति उस महल को, अंग्रेजी जो सैनिक है, सेनापति है, हे नाम है, मुख्य सेनापति था वो उस महल को घेरे खड़ा था, यानी सेना उनके अंडर थी और महल के सामने मुख्य द्वार पर वो खड़ा था। रात्रि के समय क्या देखता है कि एक बहुत ही सुंदर बालिका देवी मैना महल की मुंडेर पर आकर क्या है वो खड़ी हो जाती है। सभी हैरान, परेशान, आश्चर्यचकित होकर उनको देखने लगते हैं कि कमाल है, जब हमने महल को लूटा था, एक एक कोने, एक एक चप्पे को हमने जमकर लूटा था, तब तो यह बालिका हमें कहीं नजर नहीं आई, अब यह बालिका अचानक से कैसे नजर आ गई। तो सेनापति हे उनके पास गए और उनसे कहा, क्या कहा आगे देखते हैं। उनके मध्य वार्तालाप होता है, तो इसके मध्य एक प्रसंग और आता है, विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान। अब सेनापति है और देवी मैना के मध्य वार्तालाप होता है और देवी मैना उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि इस राजमहल को आप न गिराइए, तोपों से क्या है इसको मत गिराइए, क्योंकि इसमें हमारी आत्मा बसी है। सेनापति है उसको कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, यह तो विद्रोही नेता नाना साहब का, जो एक तरह से सबसे बड़े विद्रोही नेता हैं, उनका महल है और अंग्रेज अधिकारियों ने, यानी कंपनी ने निर्णय किया है, सबने मिलकर एक मीटिंग की और मीटिंग में, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नाना साहब से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और एक बड़ी से बड़ी चीज़ को नष्ट कर दिया जाए, ताकि बाकी जो क्रांतिकारी हैं उनके सामने एक सबक मिल सके, वो कभी भी ब्रिटिश सेना के विरुद्ध सिर उठाने की कोशिश न करे। तो देवी मैना ने कहा कि तुम उन इंसानों को पकड़ो, महल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों गिराना चाहते हो इस महल को। और इसी मध्य देवी मैना सेनापति हे को पहचान लेती है और कहती है कि आपकी बेटी मेरी सहचरी है, हम दोनों इकट्ठा क्या है खेलते कूदते थे, जब मेरे पिताजी अपना राजकाज करते थे तो आप मेरे पिताजी के महल में आते थे और साथ में आपकी बेटी भी आती थी, और उस बेटी और देवी मैना के मध्य क्या है वो मित्रता और बड़े ही प्रेम पूर्वक संबंध उनके बीच में थे। तो जो सेनापति है वो अचानक से चौंक जाता है कि एक छोटी सी नन्ही सी बालिका इतनी बड़ी हो गई है, किसी कारणवश से उसकी बेटी उसको छोड़कर जा चुकी है, तो अपनी बेटी की याद उसको देवी मैना को देखते ही तुरंत आती है और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि हाँ बेटी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो देवी मैना बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा कि कृपा करके इस महल की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस महल में हमारे पूर्वजों की और हमारी आत्मा बसी हुई है, महल ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, पकड़ना है तो जीवित इंसानों को पकड़ो जो अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयासरत है। नेक्स्ट है हमारा प्रधान सेनापति जनरल आउटरमन, जो सबसे बड़े अधिकारी थे, ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। आउटरमन सेनापति हे से ऊपर वाला पद था। गुस्से में भनभनाते हुए सेनापति हे के पास आए और उनसे कहा कि अभी तक इस महल को क्यों नहीं गिराया गया है। बड़े गुस्से से, बड़े उत्तेजना से भरकर बोले कि जल्दी से जल्दी आप इस महल को गिरा दीजिए। लेकिन सेनापति हे ने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना की कि महल को मत गिराइए, नाना साहब को पकड़ लीजिए, उनसे संबंधित जो जो वस्तुएं हैं उनको नष्ट कर दिए, लेकिन महल को मत गिराइए। तो जो आउटरमन हैं वो बड़े क्रोधित हुए और बड़े आश्चर्यचकित हुए कि सेनापति हे का इस महल से क्या संबंध है, जो इतनी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि महल की रक्षा कीजिए, ऐसा क्या कारण है। तो उन्होंने उसकी बात का मान रखते हुए कहा कि चलो छोड़ दो। लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज जो भारत के अंदर अंग्रेजों के सर्वोच्च पद पर स्थापित थे, लॉर्ड कैनिंग, उनको एक पत्र लिखा गया और पूछा गया कि महल का क्या किया जाए। संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का पत्र आया, लॉर्ड कैनिंग को पत्र लिखा जा चुका है और उसके पत्र का जवाब भी साय के समय आ चुका था। और लॉर्ड कैनिंग जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी गवर्नर जनरल के रूप में चित्रित किए हैं इतिहास के अंदर, उन्होंने कहा नष्ट कर दो। एक छोटी से छोटी और एक बड़ी से बड़ी जो नाना साहब की वस्तु की यादों से जुड़ी है, चाहे वो उसकी बेटी है, चाहे उसका महल है, कुछ भी है, उनको नष्ट कर दो। तो आउटरमन द्वारा गोले बरसाना। आउटरमन अपनी
बहुत बड़ी सेना के साथ वहां पर आया और महल के चारों तरफ क्या कर दिया, गोले लगा दिए और गोलों को क्या है उन्होंने बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में भीषण विशाल जो बहुत सुंदर एक तरह से कह सकते महल था, वो क्या हो गया, राख के ढेर में तब्दील हो गया, खंडहर बन गया पूरी तरह से। तो उन्होंने सोचा कि देवी मैना भी क्या है इस महल में मारी गई होगी और कुछ ही दूर पर अपनी सेना के साथ वहां पर वास करना उन्होंने शुरू कर दिया। एक जगह थी वहां पर स्टे किए हुए थे, वहां पर रुके हुए थे। लेकिन जब वो वहां पर रुके हुए थे, एक रात्रि के मध्य क्या होता है, 1857 के सितंबर की चांदनी रात थी। तो सेनापति ने और वहां पर रुके हुए सैनिकों ने आधी रात्रि के समय किसी के रोने की आवाज सुनी। समस्त सैनिक और जो अंग्रेज अधिकारी था वह उस स्थान पर आया जहां से रोने की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि उस महल जो एक तरह से कह सकते हैं कि राख के ढेर में यानी पूरी तरह से खंडहर बन चुका था, ध्वस्त हो चुका था, उस महल टूटे हुए महल के खंडरों यानी उनके पास बैठकर एक लड़की जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, बहुत ही चांदनी रात में सफ़ेद कपड़े पूरी तरह से चमक रहे थे, ऐसा लगता था जैसे कोई दिव्य आत्मा वहां पर बैठी है और वह विलाप कर रही है। अंग्रेज सैनिक और अधिकारी बड़े हैरान थे। आकर उन्होंने देखा तो देखते ही जो आउटरमन थे उन्होंने तुरंत उसको पहचान लिया और कहा कि अरे यह तो नाना साहब की जो पुत्री देवी मैना है। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रही हो, तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, गर्दन उठाकर भी जो सेनापति की तरफ नहीं देखा और रोती रही। अंग्रेज अधिकारी उनसे बातचीत करने के लिए आतुर थे, बेचैन थे कि जब हमने महल को पूरी तरह से गोले बरसा दिए थे, ध्वस्त कर दिया था, तो तुम कहाँ थी। वह बिना डरे निडर होकर अपने टूटे हुए महल की यादों में आंसू बहा रही थी, जोर जोर से रो रही थी। आउटरमन क्रूर था, संवेदनहीन था बिल्कुल पूरी तरह से, ममता दया करुणा नाम की उसके दिल में कोई चीज़ नहीं थी। उसने तो सेनापति हे का भी मजाक उड़ाया था और कहा था कि ऐसा क्या कारण है जो आप इस पर आसक्त हो, देवी मैना इतनी प्रिय आपको क्यों लगती है। इसके विरोध में बहुत सारे एक तरह से बुरे प्रचार के रूप में पत्र लिखा और वहाँ पर इंग्लैंड की वहाँ जो महारानी है उनके पास पहुँचा दिया, बाद में असेंबली में पहुँचा दिया। बाद में जो डिस्कस होता है उसको देखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि चांदनी रात के में वह देवी मैना क्या सफ़ेद कपड़े पहने हुए रो रही थी। तो आउटरमन बहुत क्रूर था, अत्याचारी था, करुणा ममता दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी उनके हृदय में। उन्होंने क्या किया, तुरंत देवी मैना को के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी और देवी मैना को पकड़कर कानपुर के किले में जेल में बंद कर दिया। बहुत सारी यातनाएं उसको दी गई, बहुत सारे दुख उसको दिए गए ताकि वह अपनी मृत्यु को स्वीकार कर ले। लेकिन वह डरी नहीं, निडर सिपाही के रूप में, एक नन्ही सिपाही के रूप में वह अंग्रेजों के सामने खड़ी रही। फिर क्या होता है, महाराष्ट्रीय इतिहास वेदा नेता थे जो महादेव चिटनवीस है, उनका एक पत्र निकला, एक पत्रिका निकली जिसका नाम था बाखर। उसमें क्या प्रकाशित होता है अगली सुबह कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को अंग्रेजों ने पकड़कर जलती आग में भस्म कर दिया। भस्म का मतलब है पूरी तरह से जीती जागती बहुत ही सुंदर एक किशोरी को नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। तो अंग्रेजों द्वारा की गई अत्याचार, क्रूर जो एक तरह से कारनामे हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले भारतीयों के ऊपर गहरे दुख तकलीफ, इन सब को इतिहास के अंदर चर्चित किया गया है, उनका चित्रण किया गया है, उनको लिखा गया है, उन प्रसंगों की चर्चा की गई है। तो इसी प्रसंग, इसी रिपोर्ट के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। किसने? अंग्रेज अधिकारियों ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नाना साहब से संबंधित कोई भी ऐसी वस्तु है जो भारतीयों के सामने बची रहे।
क्योंकि यदि कोई भी वस्तु नाना साहब से जुड़ी बच जाएगी तो दोबारा से कोई बड़ा क्रांतिकारी क्या है वो अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के सामने सिर उठाकर खड़ा हो जाएगा। तो वो कदापि नहीं चाहते थे इस तरह से। यह आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। इसके पीछे एक उद्देश्य है आपके अंदर राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की भावना को पैदा करना, ताकि आप इस रिपोर्टाज को पढ़कर आपके मन में एक तरह से देशभक्ति राष्ट्रभक्ति देश प्रेम की भावना क्या है वो जागृत हो सके और आपको पता चल सके कि इतिहास 1857 की क्रांति के इतिहास के स्वर्णिम पल कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से छोटे और बड़े से बड़े प्रसंग हैं जिनकी जानकारी आप अपने इतिहास से उठा सकते हो। तो ये हमारा अध्याय था जिसका नाम था देवी मैना को, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और इसकी लेखिका का नाम है चपला देवी और रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। तो ये अध्याय है। इसके बाद हम बड़े ही रोचक बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से नए वाली वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।